यूं तो दुनिया में कई तरह की सब्जियां हैं, लेकिन उनमें बैंगन बड़ा खास है। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो कई लोगों को तो बहुत पसंद होती है, तो कई लोगों को बैंगन फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन ये कहानी एक ऐसे गरीब लड़के कालू की है जिसे बैंगन, खास तौर पर बैंगन का भरता, कुछ ज्यादा ही पसंद था। मगर समस्या ये थी कि बैंगन खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होते थे। फिर एक सुबह, बाप रे, सुबह हो गई। उठ जा बेटा कालू, जल्दी काम पर जाना पड़ेगा, वरना आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, आज अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो शाम को बैंगन का भरता बनाकर खाऊंगा। कालू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। न उसके आगे कोई था और न ही उसके पीछे। वो दिन भर कचरा बिनता और फिर शाम को उसे बेचकर जो पैसे मिलते, उन पैसों से अपने लिए कुछ खाने को खरीद लेता। कालू को बैंगन बड़े ही पसंद थे। आज भी उसका मन बैंगन का भरता खाने का कर रहा था। वो जल्दी से उठा और फौरन कचरा बिनने निकल पड़ा। पूरा दिन वो कचरे से लोहा बिनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे इतना भी लोहा नहीं मिला कि वो एक वक्त के खाने का इंतजाम कर सके। हे भगवान, आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? बहुत तेज भूख लगी है। कालू थका हारा अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ चला। उसे बहुत भूख लगी थी। रास्ते में सब्जी मंडी के पास वो कुछ पल के लिए रुक गया। कालू ने देखा कि सामने एक सब्जी वाला बैंगन बेच रहा था। उसके पास खूब बड़े बड़े और चमकीले बैंगन रखे थे। उन बैंगनों को देखकर कालू के मुंह में पानी आ गया। वो फौरन सब्जी वाले के पास गया और बोला, भैया ये बैंगन क्या भाव दे रहे हो? 50 रुपए किलो भैया। अरे बाप रे, इतना महंगा। अब एक बैंगन कितने का मिलेगा? देख नहीं रहा है कितना बढ़िया और बड़े बड़े बैंगन है। हर बैंगन कम से कम आधा किलो का है, तो कम से कम 25 का तो होगा एक बैंगन। कालू ने अपनी जेबें टटोली तो उसमें सिर्फ 5 रुपए निकले। कालू समझ गया कि अक्खड़ सब्जी वाला उसे 5 रुपए में तो बैंगन देने से रहा। कालू वहाँ से चला गया और उसी सब्जी वाले से कुछ ही दूरी पर जाकर बैठ गया। लेकिन उसकी नजर उन चमकीले बैंगनों से हट ही नहीं रही थी। उधर दूसरी तरफ लोग धड़ाधड़ आकर सब्जी वाले से बैंगन खरीद रहे थे। जब शाम होने लगी तो सब्जी वाला अपना सामान समेटने लगा। उसके पास अब सिर्फ एक ही बैंगन बचा था, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बैंगन थोड़ा मुरझाया हुआ था। शायद इसीलिए उसे किसी ने नहीं खरीदा। सब्जी वाले ने देखा कि कालू अभी भी वहां बैठा था। कालू को देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने कालू को आवाज लगाई, ओ लड़के, इधर आ। हाँ जी भैया। ये एक बैंगन बचा है मेरे पास, थोड़ा मुरझाया हुआ है, तुझे अगर लेना है तो बता। हाँ, लेना है। तभी तो बैठा हूँ इतनी देर से, पर मेरे पास बस 5 रुपए हैं। हाँ ठीक है, ला भाई दे दे और ले जा ये बैंगन। कालू ने झट से अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर सब्जी वाले को दे दिए। बैंगन थोड़ा सा मुरझाया हुआ जरूर था, लेकिन था काफी बड़ा। कालू खुशी खुशी उस बैंगन को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। घर आकर भी वो काफी देर तक उस बैंगन को निहारता रहा। क्यों बैंगन राजा, देखा तुम मेरी ही किस्मत में थे ना। अब जल्दी से नहा लेता हूँ और फिर चूल्हे की धीमी आंच पर अच्छे से भूनूंगा और मजे से तुम्हारा भरता बनाकर खाऊंगा। कालू उस बैंगन को वहीं छोड़कर नहाने चला गया। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी से नहा धोकर आया और उसने सबसे पहले चूल्हा जलाया। फिर बैंगन को धोने के लिए उसे पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। जैसे ही कालू ने बैंगन को पानी में डाला तो उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत दूर कोई रो रहा है। कालू ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कमाल की बात है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जब कालू को कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस आया और उसने पानी की बाल्टी से बैंगन को निकाल लिया। बैंगन को पानी से निकालते ही रोने की आवाज बंद हो गई। इसके बाद कालू ने जलते चूल्हे पर बैंगन को रखा और मसाले जमा करने लगा। लेकिन तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार ये आवाज पहले से तेज थी। जो भी है सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। कालू अपनी रक्षा के लिए लाठी लिए खड़ा था, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसने चूल्हे की तरफ देखा तो उस पर रखा बैंगन चूल्हे पर उछल रहा था। कालू ने ध्यान दिया, तब जाकर पता लगा कि असल में वो रोने की आवाज उसी बैंगन से आ रही थी। अबे ये कैसा बैंगन है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कालू बैंगन को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी बैंगन से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हटाओ मुझे यहाँ से, बहुत जल रहा है। जल्दी करो। भाई साहब, ये सच में क्या हो रहा है? क्या ये बैंगन बोल रहा है क्या? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? मेरा बैंगन बोल रहा है। नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। ये सच नहीं हो सकता।
इसका मतलब तुम मुझे सुन सकते हो। देखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बस मुझे जल्दी से इस चूल्हे से हटाकर भगवान जी के पास ले जाकर रख दो। कालू ने कांपते हाथों से बैंगन को पकड़ा और उसे झोपड़ी के एक कोने में लगी शंकर जी की तस्वीर के पास ले जाकर रख दिया। जैसे ही उसने बैंगन को वहां रखा, अगले ही पल एक तेज रोशनी के साथ वो बैंगन फट गया और उसमें से एक बहुत सुंदर परी बाहर निकली। उसे देखकर तो कालू और भी घबरा गया। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। परी हो तो बैंगन में क्या कर रही थी? लंबी कहानी है, सब बताऊंगी, लेकिन पहले बहुत भूख लगी है मुझे। कई सालों से भूखी हूँ। कुछ खाने को है क्या तुम्हारे पास? खाने को तो तुम ही थी, मतलब वो बैंगन ही था मेरे पास, उसमें से भी तुम निकल आई और पूरा बैंगन फट गया। अब कुछ नहीं है खाने को। अच्छा चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। बताओ क्या खाओगे? सच में? तो फिर तो बैंगन का भरता ही खिला दो। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल कालू के सामने एक प्लेट में ढेर सारा बैंगन का भरता मौजूद था, साथ में ढेर सारी रोटियां भी। कालू ने फौरन एक निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद करके बोला, कसम से पूरी जिंदगी में ऐसा भरता कभी नहीं खाया। इतना अच्छा होता है क्या? और क्या, मैं जान दे सकता हूँ इस भरते के लिए। हाँ। क्या सच में? हाँ सच में। अरे वो छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि तुम आखिर इस बैंगन में घुसी कैसे? मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ और मेरी माँ परीलोक की रानी है। कई साल पहले की बात है। मुझे बचपन से ही बैंगन कभी पसंद नहीं थे। परीलोक में मैं जहाँ भी बैंगन देखती थी उसे अपने जादू से गायब कर देती थी। मेरी इन शैतानियों से सब लोग परेशान थे, लेकिन एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दिन उड़ते उड़ते मैंने देखा कि एक साधु अपने लिए बैंगन की सब्जी बना रहे थे। मुझे बैंगन को देखकर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने वहां रखे बैंगन को मिट्टी बना दिया। साधु ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और गुस्से में उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे इस बैंगन में कैद कर दिया। बस तब से ही मैं इसी बैंगन में बंद थी। पर उन्होंने कहा था कि जब कोई सच्चे दिल का आदमी इस बैंगन को भगवान के सामने रखेगा तब मेरा श्राप टूट जाएगा। और देखो, आज उसी तरह से तुमने मुझे आजाद कर दिया। बाप रे। इसका मतलब जब मैंने बैंगन को पानी में डाला और जब चूल्हे पर रखा तो तुम ही इसके अंदर चिल्ला रही थी। और नहीं तो क्या। वैसे अब तुम करने क्या वाली हो? परीलोक जाकर सबसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगूंगी, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम करना है। वो क्या? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करनी है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो कुछ खास नहीं, बस एक बैंगन और मिल जाता तो वो कल के लिए। कालू की बात सुनकर परी मुस्कुराई और फिर उसने कालू की झोपड़ी के सामने खाली पड़ी जमीन की तरफ देखकर अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल वहां बैंगन का पूरा एक खेत खड़ा हो गया। लो भाई कालू महाराज, अब जितने चाहे उतने बैंगन खाओ। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो, मैं बैंगन का भरता बहुत बढ़िया बनाता हूँ। जाने से पहले मेरे हाथों का बना बैंगन का भरता खाओगी ना? हाँ। क्यों नहीं, पर थोड़ा सा। हाँ। रेखा और मदन घर के अंदर एक कोने में बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है और उनके छत से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। ये तो हर बार का है, अब घर के अंदर पानी भर जाएगा। एक दिन बारिश होती है तो छत पर पानी जमा हो जाता है। छत की मरम्मत करनी होगी। कैसे करें मरम्मत? पैसे हो तब ना। यहाँ तो खाने के पैसे तक नहीं है। मदन और रेखा इस बात से बहुत परेशान है। रेखा की सास बिमला बीमार है, वो चल नहीं पाती है, इसीलिए परेशानी 10 गुना बढ़ जाती है। बिमला बिस्तर में सोई हुई है और छत से उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। माँ जी, आप ठीक तो है ना? कहाँ ठीक हूँ बहू, सोचा था जिंदगी के आखिरी कुछ साल आराम से बीतेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों की हालत इतनी खराब नहीं थी। मदन अपनी नाव लेकर नदी से मछली पकड़ता था और बाजार में बेचता था। तब मदन की अच्छी कमाई होती थी। वो हर रोज 500 रुपए घर लाता था। बिमला भी बीमार नहीं थी। तब तीनों खुश थे। रेखा, अरे ओ रेखा, अरे ये देख मैं क्या लेके आया हूँ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! वाह बेटा, तू कितना ख्याल रखता है हमारा। मछली लेकर रेखा रसोई चली गई। बिमला अपना कमरा साफ करने लगी और तभी अचानक से भूकंप आ गया। तब उन लोगों का घर बांस और मिट्टी से बना हुआ था। वो घर भूकंप सह नहीं पाया और वो गिर पड़ा। बिमला उस घर के नीचे दब गई। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। उधर मदन के ऊपर भी कुछ बांस गिर गए और मदन का दाहिना हाथ टूट गया। बस रेखा बच गई। रेखा ने बिमला को निकाला तो पता चला उसके दोनों पैरों में बाहरी जख्म आए हैं।
उसके बाद से बिमला चल नहीं पाती। मदन का हाथ ठीक नहीं हुआ। जो भी कुछ बचे पैसे थे उसी से नया छत वाला घर बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से मदन ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाया। मदन नदी में नाव लेकर जाता तो बाकी मछुआरे उसका मजाक उड़ाते। क्या मदन भाई, एक हाथ लेकर कितनी मछली पकड़ लोगे भैया, हैं? अब क्या करें, काम चलाने लायक हो जाए तो यही बहुत है। ऐसे ही जिंदगी चलती रही और कुछ दिनों बाद बारिश से छत पर पानी जमा होने लगा। वो लोग और ज्यादा परेशान हो गए। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ पैसे चाहिए थे। कहाँ से लाऊं पैसे? एक हाथ से दिन में 3-4 ही मछली पकड़ पाता हूँ। छत भी ठीक करनी है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है। ठीक है, आप जाइए, मैं महाजन से पैसे उधार लाती हूँ। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर पैसे वापस चाहिए, वो भी सूद समेत, समझ गई? ठीक है, मैं पैसे लौटा दूंगी। रेखा महाजन से 1 महीने के राशन के पैसे लाई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब खाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगी। कैसे लौटाओगी? पैसे आएंगे कहाँ से? मदन भाई, आजकल लोग तालाब में मछली की खेती कर रहे हैं, उसमें बड़ा पैसा है और हमारी तरह इतना मेहनत भी नहीं है। तो फिर आप भी कीजिए ना, तालाब हो तब ना। वही बात है, हम गरीब लोग हर तरफ से मारे जाते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मदन दुखी होकर घर लौट आया और रेखा को भी मछली की खेती के बारे में बताया। रात को फिर से बारिश शुरू हो गई। घर के अंदर पानी टपकने लगा। हे भगवान, ये तो अब रोज का हो गया है। पता नहीं मैं कब मरूंगी, कब मुक्ति मिलेगी मुझे इस दर्द से। ऐसा मत कहिए माँ, हम सभी मिलकर कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। आपका पैर भी ठीक हो जाएगा। कहाँ से होगा? पैसे क्या पेड़ पर उगेंगे? रेखा चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बेटा और बहू की जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता और सास ससुर का ख्याल रखना, उनको सुख देना। लेकिन जहाँ खाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े, वहां सुख तो दूर दूर तक नहीं दिखता। अगले दिन मदन नाव लेकर मछली पकड़ने गया, लेकिन आज भी मदन को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे ही चलता रहा तो हमें भीख मांगनी होगी। क्या करूं? पहले 3-4 मछली तो पकड़ पाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। मदन को एक भी मछली नहीं मिली। महीने के आखिरी दिन में मदन जाल लेकर नाव के ऊपर बैठा रहा। मदन ने पानी में जाल फेंका, लेकिन उसमें कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों के बच्चे फंस गए। हे भगवान, इन मछलियों के बच्चों का मैं क्या करूं? इन्हें कौन खरीदेगा? जो भी है यही मिला है, यही लेकर घर चलता हूं। मदन वही लेकर घर गया और तभी महाजन आ गया। रेखा, मेरे पैसे कहाँ हैं? महाजन साहब, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे पता था कि तू पैसे नहीं दे पाएगी। मैं तेरी नाव उठाकर ले जा रहा हूँ, उसी को बेचकर पैसे मिलेंगे। ये बोलकर महाजन नदी के पास चला गया और वहां से मदन की नाव लेकर किसी दूसरे मछुआरे को बेच दी। मदन बहुत दुखी हो गया और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। छत पर कमर तक पानी जम गया। बिमला और मदन बैठकर रोने लगे। हम तीनों मर जाएंगे, अब क्या होगा? तभी रेखा ने देखा कि मदन एक पॉलीथीन में ढेर सारी मछलियों के बच्चे लाया है और वो देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है, मैं छत पर मछली की खेती करूंगी। छत पे? लेकिन छत में मछलियों की खेती कैसे होगी? जैसे तालाब में होती है, ये छत तालाब के जैसा ही बन गया है। घर में बस कुछ आटा पड़ा हुआ है, इन मछलियों को यही खिलाऊंगी। उसने सारी मछलियों के बच्चों को छत पर जमे हुए पानी में छोड़ दिया और 1 महीने के अंदर छत पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां तैरने लगी। तीनों खुश हो गए। बहू, तुमने करके दिखाया, तुमने छत पर मछलियों की खेती की। हमारी परेशानी को तुमने एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। अब भी काम बाकी है, इन मछलियों को मैं बाजार में बेच कर आती हूँ। रेखा उन मछलियों को लेकर बाजार चली गई और उन्हें बेचकर उसे अच्छा पैसा मिला। अरे वाह, इन पैसों से मैं और मछलियों के बच्चे खरीदूंगी और ज्यादा व्यापार करूंगी। रेखा ने वही किया। कुछ ही दिनों में आसपास के सारे लोग रेखा को मछली वाली बहू के नाम से पुकारने लगे। रेखा ने घर की छत ठीक करवा ली और छत के ऊपर ही तालाब बनाकर मछलियों की खेती करती रही। ऐसे वो बहुत अमीर हो गई। उसने अपने पति और सास का ऑपरेशन करवाया और दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद
वो तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।